नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा, मॉड्यूल संख्या 11, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है उद्देश्यपरक उपागम। इसके पूर्व हम लोगों ने उपागमों पर चर्चा करी है, उपागम किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषाएँ हैं, विभिन्न प्रकार के उपागम कौन-कौन से हैं और साथ ही साथ संप्रेषणात्मक उपागम को भी विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है। आज का व्याख्यान उद्देश्यपरक उपागम पर आधारित है और इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे, वे इस प्रकार से हैं। शिक्षण में उद्देश्य की महत्ता, उद्देश्य शब्द का अर्थ और शैक्षिक संदर्भ, उद्देश्यपरक उपागम का तात्पर्य, उद्देश्यपरक उपागम की परिभाषाएं, ब्लूम टैक्सोनॉमी का परिचय, हिंदी शिक्षण में टैक्सोनॉमी का उपयोग, उद्देश्य निर्धारण के सोपान, उद्देश्यपरक उपागम की प्रमुख विशेषताएं, हिंदी भाषा शिक्षण में इसकी भूमिका, उद्देश्यपरक उपागम के लाभ, उद्देश्यपरक उपागम की सीमाएं और व्याकरण शिक्षण में व्यवहारिक उदाहरण, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर पर उद्देश्य निर्धारण, निष्कर्ष। जब भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो केवल विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं होता है। यह आवश्यक होता है कि किसी पाठ या गतिविधि से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को यह पता हो कि शिक्षण के अंत में वे कहाँ पहुंचना चाहते हैं। यही सोच उद्देश्यपरक उपागम की नींव बनती है। यह उपागम मानता है कि हर शिक्षण गतिविधि का एक स्पष्ट, मापनीय और व्यवहार में परखा जा सकने वाला उद्देश्य होना चाहिए। विशेषकर हिंदी भाषा शिक्षण में, जहाँ श्रवण, वाचन, लेखन और बोलना जैसे कौशलों का संतुलित विकास आवश्यक है, वहाँ उद्देश्यपरक उपागम एक बेहद संगठित और परिणामोन्मुख ढांचा प्रदान करता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, RCEM मॉडल, मैगर तकनीक जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य ढांचे उद्देश्य लेखन की इस प्रक्रिया को और भी संरचित और वैज्ञानिक बनाते हैं। इस व्याख्यान में हम लोग जो जानेंगे कि उद्देश्यपरक उपागम का हिंदी भाषा शिक्षण में क्या स्थान है, इसे व्यवहार में कैसे अपनाया जाता है और यह शिक्षण को कैसे अधिक प्रभावी बनाता है। उद्देश्य शब्द का सामान्य अर्थ और शैक्षिक संदर्भ। उद्देश्य शब्द संस्कृत के मूल उत धन दिश से बनता है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट दिशा या लक्ष्य की ओर बढ़ना। आम जीवन में जब हम कोई कार्य करते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में यह स्पष्ट होता है कि हम उसे क्यों कर रहे हैं, यही उद्देश्य है। इसी प्रकार शिक्षा के संदर्भ में भी अगर हम इसकी बात करें तो जब शिक्षक कोई पाठ पढ़ाता है, गतिविधि कराता है या मूल्यांकन करता है, तो इन सब के पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात उत्तधन दिश से स्पष्ट है कि उच्च दिशा या स्पष्ट दिशा या लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो जब हम अपने सामान्य जीवन में किसी भी काम को करते हैं तो उसके पहले कि क्यों हम ये कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम शैक्षिक संदर्भ में बात करें तो जब शिक्षक पाठ को पढ़ाता है, गतिविधि कराता है या उसका मूल्यांकन, तो इन सब के पीछे भी एक निश्चित उद्देश्य स्थापित हो जाता है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य से तात्पर्य उस स्पष्ट लक्ष्य, परिणाम या अपेक्षित व्यवहार से होता है जिसे हम किसी शिक्षण प्रक्रिया के अंत में विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य है या परिणाम है या अपेक्षित व्यवहार से है जिसे हम किसी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके अंत में विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण में उद्देश्य यह हो सकता है कि विद्यार्थी किसी विशेष व्याकरणिक संरचना को समझें, नए शब्द सीखें, किसी चित्र पर 5 वाक्य लिखें या संवाद कर सकें। उद्देश्य हमें शिक्षण को केवल पढ़ाने से हटाकर परिणामोन्मुख मुख और व्यवस्थित बनाना सिखाते हैं। मतलब जो पढ़ाने का कार्य है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या परिणाम हमको प्राप्त होंगे उसकी ओर भी हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो भी क्रिया शिक्षण की चल रही है वो एक व्यवस्थित तरीके से
करनी चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। उद्देश्य के बिना शिक्षण एक दिशाहीन यात्रा की तरह होता है, जहाँ ना मार्ग स्पष्ट होता है और ना मंजिल। अर्थात जब तक हम उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भी सारी जो कार्यकलाप होंगी, क्रियाकलापें होंगी, वो एक धुंध में होंगी, कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं होगा और जब मार्ग स्पष्ट नहीं होगा, तो जब साधन हमें नहीं पता होंगे, तो हम साध्य तक नहीं पहुँच पाएँगे। उद्देश्यपरक उपागम का तात्पर्य उद्देश्यपरक उपागम एक ऐसा शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार सुनियोजित किया जाता है। मतलब एक ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण है जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो पहले से निर्धारित उद्देश्य हैं, उसके अनुसार नियोजित किया जाता है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना समय लगेगा पढ़ाने में, ये सारी योजनाएँ पहले से निर्धारित हो जाती हैं। यह उपागम के अनुसार प्रभावी शिक्षण वही है जो स्पष्ट उद्देश्यों के साथ प्रारंभ होता है और उनकी प्राप्ति की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ता है। इस उपागम में यह आवश्यक होता है कि शिक्षक शिक्षण की शुरुआत से पहले यह स्पष्ट करे कि वह किस ज्ञान, कौशल या व्यवहार का विकास करना चाहता है। भाषा शिक्षण में इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि भाषा केवल सूचना नहीं बल्कि व्यवहार है। जो अगर हम भाषा के शिक्षण में इसकी हम बात करें, तो भाषा केवल सूचना नहीं है बल्कि एक व्यवहार है। उसी के माध्यम से हम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, संप्रेषण करते हैं, आदान-प्रदान करते हैं विचारों का। और यदि शिक्षक को यह लक्ष्य ज्ञात है कि विद्यार्थी अंत में क्या बोल सकेंगे, क्या समझ सकेंगे, क्या लिख सकेंगे, तो वह उसी अनुरूप शिक्षण क्रियाएँ और मूल्यांकन विधियाँ चुनता है। उद्देश्यपरक उपागम शिक्षण में उद्देश्य, विधि और मूल्यांकन तीनों को एक सूत्र में बाँधता है। क्या उद्देश्य हैं और उसकी पूर्ति के लिए कैसी विधि, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा और प्राप्ति कैसे हुई है, तो वो मूल्यांकन पर निर्भर कर जाती है। इस उपागम की प्रभावशीलता इसी में है कि यह शिक्षण को केवल गतिविधि आधारित नहीं बल्कि परिणामोन्मुख, मूल्यांकनीय और योजनाबद्ध बनाता है। अर्थात परिणाम की ओर अग्रसरित करने वाला, मूल्यांकन के लिए और योजनाबद्ध बनाता है। उद्देश्यपरक उपागम कह सकते हैं कि जो है वो शिक्षण की योजना बनाना, साथ ही उसमें क्रियान्वयन करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। अर्थात ये सभी चीज़ें जो हैं एक उद्देश्य पर केंद्रित होती हैं। उद्देश्यपरक उपागम की परिभाषाएँ। शिक्षण में उपागम को समझना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसके शास्त्रीय और आधुनिक संदर्भों से उसकी परिभाषा को जानना। रमन बिहारी लाल 2015 में जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार से है। ये उपागम शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध, चरणबद्ध और व्यावहारिक बनाता है। मतलब उद्देश्यपरक उपागम जो है, जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पर अधिगम का कार्य भी हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को योजनाबद्ध बनाता है। एक चरण मतलब हर एक सीक्वेंस में या क्रम में काम होता है उसको बताता है। साथ ही साथ व्यावहारिक भी बनाता है, जिसमें प्रत्येक सोपान किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य करता है। जो प्रत्येक सोपान है, वो हर एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य करता है। दूसरी परिभाषा ब्लूम ने 1956 में दी है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर एंड ऑब्जर्वेबल गोल्स दैट गाइड द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अर्थात कह सकते हैं कि जो उद्देश्यपरक उपागम की बात हो रही है, तो ये सेटिंग क्लियर और ऑब्जर्वेबल गोल्स की बात कर रहा है। जो भी हमारे लक्ष्य होंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे और उनका हम निरीक्षण कर सकते हैं और उसको कैसे हमें प्राप्त करना है, उसके लिए क्या प्रविधि अपनानी होगी, उसको कैसे क्रियान्वित करना है और उन उद्देश्यों का मूल्यांकन कैसे करना, वो सारी चीज़ें हमारे उद्देश्यपरक उपागम में समाहित होती हैं। शिखा चतुर्वेदी के अनुसार उद्देश्यपरक उपागम एक ऐसी शिक्षण रणनीति है जिसमें भाषा शिक्षण की प्रत्येक गतिविधि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर केंद्रित होती है, जिसमें से शिक्षण का परिणाम स्पष्ट, मापनीय और मूल्यांकनीय हो सकता है। अर्थात एक ऐसी शिक्षण रणनीति है जिसमें भाषा शिक्षण की जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं वो पहले से निर्धारित होती हैं, जो
पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, उन पर केंद्रित होती हैं, जिससे शिक्षण का जो परिणाम होगा, जो टीचिंग होगी, वो स्पष्ट होगी, मापने योग्य होगी और उनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं, क्योंकि जब हम उद्देश्यपरक उपागम की बात करते हैं, तो उद्देश्य को निर्धारित करने में ब्लूम टैक्सोनॉमी की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय देता है। इनका अपना एक योगदान है ब्लूम का। तो क्या है? क्योंकि इसी से हमारे उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट, मापनीय और व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र में जिस रूपरेखा को सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य शिक्षण लक्ष्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बाँटना था। 3 जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक या कौशलात्मक क्षेत्र कह सकते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं से संबंधित है। और भावात्मक क्षेत्र रुचि, भाव, मूल और दृष्टिकोण से संबंधित है। क्रियात्मक जो है वो कौशल और शारीरिक क्रिया, जो सीखा है उससे भाव क्या उत्पन्न हुए और उसको हम व्यवहार में कैसे लाते हैं। तो इस तरह से इसके 3 जो क्षेत्र हैं, ये इन चीज को इंगित करते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र में उन उद्देश्यों को रखा जाता है जिनमें विद्यार्थी कुछ जाने, समझे, विश्लेषण करें और रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करें। कह सकते हैं कि जाने, समझे, विश्लेषण, कि ज्ञान को समझें, किस तरीके से वो विकसित हो रहा है, उसका विश्लेषण करें और फिर उसको अपने नए तरीके से सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हिंदी के संदर्भ में देखें कि हिंदी में गद्य की व्याख्या करना या विलोम शब्द पहचानना। भावात्मक क्षेत्र उन उद्देश्यों से जुड़ा होता है जहां विद्यार्थी रुचि दिखाते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और जो भी कहा जा रहा है, जो भी बिंदु हैं, जो भी भाव हैं, उनको मूल भावों को आत्मसात भी करते हैं। इसके लिए जैसे हिंदी में जो हो सकता है, वो कविता से सौंदर्य बोध का विकास करना। विभिन्न रसों की कविताएँ हैं, विभिन्न भावों की कविताएँ हैं, तो उनसे किस प्रकार का सौंदर्य बोध हो रहा है, इसका विकास करना। क्रियात्मक क्षेत्र उन गतिविधियों से संबंधित हैं जहां विद्यार्थी कौशल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार में लाने की बात की जा रही है, जैसे शुद्ध उच्चारण करना, सुंदर लेख लिखना या संवाद का अभ्यास करना। इसके पूर्व जो हम लोगों ने जो मॉड्यूल पढ़े हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पर बात करी थी। जहाँ पर हम लोगों ने उद्देश्यों पर केवल बात करी है, वहाँ पर इस पर बात कर चुके हैं। हिंदी शिक्षण में ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग। ब्लूम की टैक्सोनॉमी केवल शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने की एक पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शक उपकरण है जो किसी भी विषय, विशेषकर हम जब भाषा शिक्षण की बात करते हैं, तो उसमें 3 स्तरों पर विकसित करने की रूपरेखा प्रदान करता है। हिंदी भाषा शिक्षण में जब किसी पाठ, कविता, व्याकरण या लेखन कौशल को पढ़ाया जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उसमें हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है या उसमें रुचि जागृत करना नहीं है या फिर कोई व्यावहारिक कौशल विकसित करना है। मतलब ये सारे हैं, केवल एक ना हो करके कई सारे उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चलते हैं, जो कि ज्ञान से संबंधित है, भाव से संबंधित है और व्यावहारिक कौशल या व्यावहारिकता से संबंधित है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक जो भी डोमेन है, उनका प्रयोग करके 3 स्तरों पर हिंदी शिक्षण को लक्ष्यबद्ध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जब हम चाहते हैं कि विद्यार्थी वाक्य के अंग पहचाने, वाक्य के जो अंग है, क्योंकि कई सारे अंगों से मिलकर वाक्य का निर्माण हो रहा है, तो यह एक ज्ञानात्मक उद्देश्य है। जब विद्यार्थी कविता सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या रस की अनुभूति करते हैं, तो ये भावात्मक उद्देश्य है। और जब विद्यार्थियों से उनसे शुद्ध लेखन लिखवाया जाता है या उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, तो ये क्रियात्मक उद्देश्य कहलाता है। इस तरह से ब्लूम टैक्सोनॉमी ये सोचने पर विवश करती है कि हम किसी पाठ को सिखाते समय तीनों स्तरों को कैसे समाहित करें, ताकि विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास हो सके। इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, तालिका के माध्यम से, कि आयाम, उद्देश्य का निर्धारण और हिंदी शिक्षण संदर्भ।
आयाम है ज्ञानात्मक। उद्देश्य क्या होगा, इसको निर्धारित करेंगे कि विद्यार्थी संधि के प्रकारों को पहचान सकेंगे। ये हिंदी शिक्षण संदर्भ किस विधा से संबंधित है, व्याकरण शिक्षण से। भावात्मक, विद्यार्थी कविता से संवेदना व्यक्त कर सकेंगे, कविता शिक्षण से संबंधित है। फिर क्रियात्मक, विद्यार्थी सही मात्रा के साथ शब्द लिखने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जो भी उन्होंने सीखा है उसको आप व्यवहारिक रूप में कि वो लिखने में सक्षम हो सकेंगे, तो ये लेखन कौशल से संबंधित है। उद्देश्य निर्धारण के सोपान RCEM, मैगर और NCERT का दो दृष्टिकोण इसके संदर्भ में। शिक्षण में उद्देश्य केवल विचार नहीं होता, वह एक रचना प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक को यह स्पष्ट करना होता है कि विद्यार्थी शिक्षण के बाद क्या जानेंगे, क्या कर पाएंगे और कैसे आचरण करेंगे। उद्देश्य लेखन की यह प्रक्रिया अलग अलग ढांचों में प्रस्तुत की गई है, जिनमें सबसे प्रमुख है RCEM मॉडल जो कि भारत का है, मैगर मॉडल पाश्चात्य व्यवहारिक मॉडल और NCERT की अनुशंसाएं कुछ हैं जो कि भारतीय पाठचर्या के अनुसार हैं। तो ये तीन दृष्टिकोण हैं जो कि उद्देश्य निर्धारण में अपनी भूमिका को व्यक्त करते हैं, अपनी भूमिका बताते हैं। तो RCEM मॉडल रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, भारतीय संदर्भ में विकसित ये मॉडल 3 घटकों पर आधारित है। पहला, अधिगम सामग्री के क्या जो अधिगम कराया जा रहा है उसकी सामग्री क्या है, अर्थात इनपुट की अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रस्तावित शिक्षण स्थितियाँ क्या सामग्री और प्रस्तावित शिक्षण स्थिति क्या है। प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ या गतिविधियाँ, जी प्रोसेस की बात हो रही है। विद्यार्थियों का अधिगम, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, आउटपुट की बात हो रही है। तो इसमें RCM ने 17 मानसिक क्रियाएं दी गई हैं। कुछ के लिए कुछ के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे पहचानना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, अनुकरण करना इत्यादि। मैगर मॉडल, रॉबर्ट मैगर ने उद्देश्य लेखन को 3 घटकों में बांटा है। पहला प्रदर्शन, दूसरा स्थिति, तीसरा मानदंड। अर्थात प्रदर्शन की विद्यार्थी क्या करेगा, वो जो भी उसको बताया जा रहा है वो कैसे उसको करेगा, उसका प्रदर्शन कैसा होगा, ये इससे संबंधित है। स्थिति, किन परिस्थितियों में करेगा, जो भी विद्यार्थी करेगा वो किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, कंडीशन क्या होगी, वहां पर उसकी बात हो रही है। मानदंड, कितने सही ढंग से करेगा। अगर विद्यार्थी वाचन कर रहा है तो वो जो वाचन करेगा उसकी परिस्थिति क्या होगी, और वो वाचन जो कविता का पाठ कर रहा है या वाचन कर रहा है तो वो कितना सही होगा, जो मानक बनाए गए हैं क्या उनको वो अपना रहा है। ये मॉडल उद्देश्य को मापनीय और व्यवहार में लाने योग्य बनाता है। NCERT दृष्टिकोण क्या है कि NCERT शिक्षण उद्देश्यों को 3 स्तरों पर देखता है, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। समान उद्देश्य, जो कि अगर हम हिंदी गद्य की बात करें तो गद्य को पढ़ाने के जितने भी उद्देश्य होंगे वो समान उद्देश्य। गद्य के अंतर्गत एक किसी पाठ को पढ़ाना है, उदाहरण के लिए ममता, सद्भावना, ये हमारे पाठ के नाम में शीर्षक हैं। अगर इनको पढ़ाना है और इनके लिए जब हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो वो विशिष्ट उद्देश्य कहलाएंगे। फिर व्यवहारिक उद्देश्य कि वो जो व्यवहार में परिवर्तन, एक कुछ उद्देश्यों को हम निर्धारित कर रहे हैं जिनके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आएगा। हिंदी शिक्षा में अक्सर जो पाठ योजना इसी आधार पर तैयार भी की जाती है। उद्देश्य परक उपागम की विशेषताएं। उद्देश्य परक उपागम केवल विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि विद्यार्थी किन ज्ञान, कौशल और व्यवहारों को अर्जित करें। मतलब केवल उद्देश्य ये नहीं कि केवल पाठ को पढ़ा देना, बल्कि जो ज्ञान उनको दिया जा रहा है, जो भाव विकसित करने की बात हो रही है, जो कौशल की बात हो रही है, तो क्या उनके अंदर वो सारी चीजें आ रही हैं, वो उन चीजों को ग्रहण कर पा रहा है। यह शिक्षण को योजनाबद्ध, क्रमबद्ध और परिणामोन्मुख बनाता है। भाषा शिक्षण में जहाँ श्रवण, वाचन, लेखन और बोलना जैसे कौशलों का क्रमिक विकास होता है, वहाँ ये उपागम शिक्षण की गुणवत्ता को मापने का स्पष्ट आधार प्रदान करता है। यह विद्यार्थी को केंद्र में रखकर शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण, मूल्यांकनीय और उपयोगी भी बनाता है। इसमें से कुछ विशेषताओं को जो मुख्य विशेषता उनको हम देख सकते हैं कि स्पष्टता, शिक्षण के उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं। इस उपागम में जो शिक्षण कार्य करना है, जिस विषय पर करना है, उससे संबंधित जो उद्देश्य होंगे वो पहले से निर्धारित रहते हैं। योजनाबद्धता, जो भी पाठ्य योजना बनाई जा रही है उसके लिए जो उद्देश्य वो उसके आधार पर ही
की जाती है। मूल्यांकन आम परिणामों की संभव है। जो भी उसने किया है विद्यार्थियों ने, उसकी हम उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका स्पष्ट, जिस किस कौशल पर किस से काम करना है, ये पहले से तय होता है। मतलब शिक्षक अपने भूमिका होती है कि उसको से क्या काम, कैसे मूल्यांकन करना है, कौन सी का प्रयोग करना है, क्योंकि वो उद्देश्यों को पहले से निर्धारित कर लेता है। वो जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। कौशल पर काम करना ये पहले तय हो जाता है। परिणामोन्मुख दृष्टिकोण है, केवल अधिगम की गुणवत्ता पर भी बल दिया जाता है। मतलब शिक्षण करना नहीं, बल्कि जो अधिगम हो रहा है वो कितना गुणवत्ता है, तक इस पर भी दिया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित अधिगम का केंद्र शिक्षक नहीं, विद्यार्थी का अधिगम व्यवहार होता है। विद्यार्थी केंद्रित पर यह कि जो उन्होंने सीखा है, सीख रहे हैं, उसके माध्यम से व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा होती है, ना कि शिक्षक केंद्र में होता है। भूमिका हिंदी भाषा शिक्षण में जहां एक ओर भाषिक, दूसरी ओर यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षण गतिविधियां सिर्फ रटन से ही निर्धारित करें कि विद्यार्थी सीख कर क्या कर सकेंगे। हम इसी आवश्यकता को पूरा करता है कि हिंदी के प्रत्येक कौशल, श्रवण के लिए उद्देश्य स्पष्ट है, तो शिक्षक अधिक प्रभावी योजना बनाता है और मूल्यांकन कर सकता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं वो इस प्रकार है कि विद्यार्थी संवाद कर सकें, तो शिक्षक उस चंद अभ्यास जैसी विधियां चुनेगा। अर्थात संवाद कर सकेंगे विद्यार्थी, ये असंभव है। संवाद के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर भूमिका निर्वाह के माध्यम से, जोड़ी कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। योजना मात्र अध्यापन की सूची नहीं रह जाती, बल्कि जो प्रत्येक कक्षा को उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसके बिना भाषा समाप्त करने की औपचारिकता बनकर रह जाता है। पहला है स्पष्टता प्रदान करता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को यह पता होता है कि कक्षा आते हैं। शिक्षण को संरचना देता है। पाठ योजना उद्देश्य के अनुसार बनती है, सहज और क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाता है, और क्योंकि उद्देश्यों के अनुसार ही पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से पाठ्य योजना में सम्मिलित हो जाएंगे। मूल्यांकन को उद्देश्य से जोड़ता है। परीक्षा या कक्षा अभ्यास केवल सामग्री पर नहीं, उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। जो परीक्षा हो रही है या कक्षा में जो अभ्यास हो रहा है, वो केवल जो अधिगम सामग्री है, उद्देश्यों पर भी आधारित होते हैं। भाषिक कौशलों के विकास में सहायक, श्रवण, वाचन, लेखन और बोलना होता है। मतलब अगर हम 4 कौशलों की बात कर रहे हैं और इन 4 कौशलों के विकसित करने की बात कर रहे हैं, और एक उतना आसान नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जो हमारे कौशल हैं, उसके लिए अलग-अलग उद्देश्यों को विद्यार्थी को सक्रिय बनाता है। जब विद्यार्थी को लक्ष्य ज्ञात होता है, तो उसकी सहभागिता, कौन-सा उद्देश्य लेकर के वो चला है और किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो वो उसी की तरफ से बल देता होता है, और जिसके द्वारा शिक्षण में उसकी सहभागिता भी बढ़ जाती है। सीखने के स्तर है कि कौन-सा विद्यार्थी किस स्तर तक पहुँचा। उद्देश्यपरक उपागम की से सृजनशीलता घटती है, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि मापनीय बनाना है, मापन किया जा सकता है, तो जो सृजनशीलता है वो अपने आप कम हो जाती है।
प्राकृतिक भाषा प्रवाह बाधित हो सकता है। मतलब क्योंकि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है, तो जो एक प्राकृतिक तरीके से भाषा का प्रयोग होता है या आपस में बातचीत होती है, तो वो कहीं न कहीं बाधित हो जाता है। भाषा को मात्र व्यवहार और प्रदर्शन तक सीमित करने का खतरा रहता है। प्रवृत्ति अर्थात इसकी एक सीमा है कि क्योंकि सभी विद्यार्थी एक समान नहीं हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जा रही है और पारिवारिक विभिन्न में इस चीज़ों की अनदेखी कर दी जाती है, इसको इसकी अपेक्षा नहीं रहती है। शिक्षक की स्वतंत्रता सीमित, जब उद्देश्य तय शिक्षण की आवश्यकता आरसीईएम मैगर मॉडल समझे बिना उद्देश्य लेखन कठिन है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम उद्देश्य लेखन की बात आरसीईएम के ना है, तभी उद्देश्य लेखन ठीक होगा और उसकी प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाएँगे, वो उचित प्रकार से होंगे। शिक्षण में उद्देश्यपरक उपागम का प्रयोग, उद्देश्यपरक उपागम की सार्थक से कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ा जाए। हिंदी अपेक्षाकृत नियमबद्ध और स्पष्ट रूप से मापनीय उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यदि संधि पढ़ा रहे हैं, तो इसका बल्कि यह तय करना होगा कि विद्यार्थी क्या कर पाएँगे। मतलब संधि के माध्यम से पता के रूप में या 2 शब्द हमारे पास है, हम उनका संधि कैसे करेंगे या विच्छेद कैसे करेंगे। निर्धारित किया कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की संधियों की पहचान कर सकेंगे। मतलब पहचान सकेंगे कि कौन-सी संधि है और उससे संबंधित उदाहरण भी दे सकेंगे। गतिविधियाँ करवाएगा वो इस प्रकार से होंगी, उदाहरणों के विश्लेषण की तुलना, भेद करने के लिए वर्गीकरण अभ्यास करवाया जाएगा, अभ्यास अभ्यास करवाया जाएगा, वहाँ पर उस तरह का प्रपत्र होगा जहाँ संधियों के बारे में मूल्यांकन प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों से किस प्रकार की संधि दी है। तो इस तरह एक पाठ सिर्फ संधि के प्रकार बताने तक सीमित ही उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पहचानते हैं, वर्गीकृत करते हैं और प्रयोग व्याकरण शिक्षण में उद्देश्यपरक उपागम का प्रयोग, इसको हम एक तालिका से देख सकते हैं। उद्देश्य विद्यार्थी संधियों की पहचान करेंगे। गतिविधि उदाहरणों से संबंधित शब्दों का विश्लेषण, उदाहरण से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनका विश्लेषण कर फिर दूसरा उद्देश्य कि विद्यार्थी संधियों के प्रकार समझेंगे। गतिविधि समूह चर्चा होगी, तालिका भरना होगा। मूल्यांकन प्रकार और उदाहरण जोड़ना। उसी प्रकार से संबंधित करना। विद्यार्थी स्वयं उदाहरण बनाएंगे। गतिविधि वाक्य निर्माण गतिविधि और मूल्यांकन कैसे होगा? मौखिक रूप से विद्यार्थी जो हैं वो उन्होंने जो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर शिक्षण में उद्देश्य लेखन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक शिक्षण दर्शन में रखता है कि विद्यार्थी सीखने के बाद क्या कर सकेंगे। जब हम उद्देश्य अधिकतर मौलिक भाषिक कौशलों से जुड़े होते हैं, जैसे या चित्र देख करके विचार व्यक्त करना। वहीं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और संवादात्मक हो जाती है। जैसे कविता का सौंदर्य बोध समझना या तर्कपूर्ण अनुच्छेद लिखना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार जहां प्राथमिक स्तर तक सीमित रह सकते हैं, वहीं माध्यमिक स्तर पर वे विश्लेषण और संश्लेषण या मूल्यांकन उपागम हमें इन दोनों स्तरों के लिए अवयवों, विधियों और मूल्यांकन है। इसको भी एक तालिका से देख सकते हैं कि स्तर, कौशल, उद्देश्य का उदाहरण उद्देश्य का उदाहरण विद्यार्थी कहानी के पात्र पहचानेंगे। विधि
कहानी श्रवण, मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर है। लेखन शब्द चित्र है और मूल्यांकन अभ्यास प्रपत्र। माध्यमिक स्तर पर पठन कौशल के लिए विद्यार्थी गद्यांश का सार लेखन है। फिर माध्यमिक स्तर के लिए लेखन कौशल की बात है। विद्यार्थी पर्यावरण पर तर्कपूर्ण अनुच्छेद लिख सकेंगे। विचार विमर्श, लेखन, मूल्यांकन। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कविता, उद्देश्य का आधार विद्यार्थी कविता का रस एवं भाव विश्लेषण कर सकेंगे। विधि, कविता व्याख्या, मूल्यांकन, मौखिक प्रस्तुति या फिर उत्तर देना। परक उपागम न केवल शिक्षण की एक पद्धति है, बल्कि यह एक दृष्टि जोड़ता है। यह उपागम हमें यह सोचने पर विवश करता है कि शिक्षण प्रस्तुतिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षण के बाद क्या जानें, क्या समझें और क्या कर सकें। ब्लूम मॉडल जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य और मैगर तकनीक जैसे व्यवहारिक सुझाव इस और व्यवहारिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में जब जैसे कौशलों को विशिष्ट और मापनीय उद्देश्यों से जोड़ते हैं, तब शिक्षण अधिक स्पष्ट, संगठित और प्रभावशाली बनता है। ये उपागम शिक्षक को योजनाबद्धता देता है, विद्यार्थी को मार्गदारी है। इस प्रकार उद्देश्य परक उपागम हमें भाषा शिक्षण को और मूल्यांकनीय और परिणाम उन्मुख रूप में अपनाने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से ये व्याख्यान उद्देश्य परक उपागम से संबंधित था और उद्देश्य परक उपागम की विस्तृत बातचीत हमने करी कि उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य परक उपागम क्या है और उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 नामों की बात की है। भावनात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक 3 दृष्टिकोण है कि आपके दृष्टिकोण है, मैगर दृष्टिकोण और एनसीईआरटी इनके भी उद्देश्यों का निर्धारित करेंगे। और जब हम की बात करते हैं, कुछ इसकी सीमाएं भी और कुछ इसके लाभ भी हैं। साथ ही साथ जब कक्षा में इसके माध्यम से कार्य किया जाता है, तो विद्यार्थी वो कहीं न कहीं केंद्रित रहते हैं, केंद्रित होकर के लक्ष्य की ओर आगे। तो आशा है के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।